हेलो डॉक्टर कर्नल अजय बहादुर सर। स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले तो देखिए एक बहुत बेसिक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम लोग हार्ट अटैक की बात करते हैं, एक्चुअली में एक हार्ट अटैक होता क्या है? मानवेंद्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। जी सर। हार्ट अटैक जो है, हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। तो उसमें जब कोई ब्लॉकेज होता है और अचानक ब्लॉकेज होता है या वो पुराना ब्लॉकेज फटता है और वहां पे क्लॉट बन जाता है, उसकी वजह से वो आर्टरी कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। दैट इज कॉल्ड अ हार्ट अटैक। क्योंकि वो जो आर्टरी बंद होती है, जो जिस एरिया को वो सप्लाई कर रही है, वो एरिया डैमेज होने लगता है एंड वो चीज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, उससे जान भी जा सकती है। सो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और जितना जल्दी हो सके हमें वो आर्टरी खोलनी होती है। तो हार्ट अटैक का मतलब है अचानक वो आर्टरी बंद। दैट्स अ हार्ट अटैक। सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताइए जो हम स्टार्टिंग में ट्रेस कर सकें कि ये अर्ली सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, और किसी को बचा सकें। श्योर। हार्ट अटैक का सिम्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल चेस्ट पेन, जो कि सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। इट्स अ कंप्रेशन, बैंड लाइक सेंसेशन, यानी कि एक भारीपन, एक हेवीनेस, जैसे कि छाती पे पत्थर रख दिया गया, जान निकल रही हो, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। बहुत ही सिवियर सेंट्रल चेस्ट पेन होता है, जिस जो कि एसोसिएटेड हो सकता है विद स्वेटिंग, चक्कर आ सकता है, एक्सट्रीम पसीना, ठंडा पसीना आता है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशंस यानी धड़कन एब्नॉर्मल हो सकती है, चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है, चेस्ट पेन के साथ अचानक सांस फूल सकती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक। सर, जैसे आजकल ना थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा पहले नहीं होता होगा, तब मीडिया या सोशल मीडिया इतनी नहीं होती थी, बट आजकल ज़्यादा हम हार्ट अटैक के केसेस देख रहे हैं। तो एज ए डॉक्टर आप ये बताइए कि क्या एक्चुअल में पहले भी इतने केसेस थे, इतने दिखते नहीं थे, या फिर अभी कुछ हुआ है ऐसा, सोसाइटी में रहन सहन ऐसा हो गया है कि हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ गए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि पहले भी ऐसा होता था और डायग्नोज नहीं होता था। एक ये इशू है। दूसरा इशू ये है अवेयरनेस बढ़ गई है। तीसरा इशू, कुछ हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं पिछले कुछ डेकेड्स में, कुछ दशकों में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। तो पहली चीज मैं ये कहूंगा कि पिछले 120 साल का डॉक्यूमेंटेड मेडिकल हिस्ट्री जो है, उसमें हार्ट अटैक इज द नंबर वन किलर थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर द लास्ट 120 ईयर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है समझने वाला। और हार्ट अटैक और स्ट्रोक मिला के अगले 8 टॉप कॉजेस, यानी अगर हम टॉप 10 कॉजेस देख रहे हैं, उसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक मिला के बाकी 8 कॉजेस से ज्यादा है। और पिछले 120 साल, सिर्फ एक साल 1918 में जब फ्लू हुआ था, स्पेनिश फ्लू जिसे बोलते हैं, उससे 50 मिलियन लोग मरे थे। दैट वाज अ मेजर डिजास्टर। उसके अलावा सारे सालों में, इंक्लूडिंग कोविड एपिडेमिक के दौरान भी, जितना शोर मचा वो तो है ही। ऑफ कोर्स कोविड एपिडेमिक वाज अ नेचुरल डिजास्टर। हैविंग सेड दैट, हार्ट अटैक नंबर वन कॉज है पूरी दुनिया में पिछले 120 साल से। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। लेकिन आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि स्ट्रेस है, डाइट चेंजेस हैं, फास्ट फूड इंक्रीज है, टाइमिंग्स के इश्यूज होते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेसेस हैं, मैरिटल स्ट्रेसेस हैं, लाइफस्टाइल्स चेंज हो रही हैं, इत्मीनान और सुकून कम होता जा रहा है। सो दैट इज एडिंग अप। लैक ऑफ एक्सरसाइज है। ये चीजें जो बढ़ रही हैं, इससे हार्ट अटैक्स और यंग लोगों में हो रहा है। स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन डिस्पाइट अवेयरनेस लोगों का बढ़ता जा रहा है। सो ये सब फैक्टर्स जो है, यंग लोगों में भी हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें एज डॉक्टर्स एंड एज पॉपुलेशन हैंडल करना है। सर, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ऐसा बोला जाता है, बहुत लोग, अपनी सच है नहीं पता मुझे, बट ऐसा बोलते हैं कि जिम वालों को ज़्यादा चांसेस होते हैं, या हम बहुत सारे अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखें कि वो इन जिम में ही उनके साथ ये घटना घटी है। तो इसका इससे क्या रिलेवेंस है सर? सो ये एक मिथ्या है जो ये रूल आउट करनी चाहिए। दिस इज अ डेफिनेट मिथ। ऐसा नहीं है कि जिम करने से हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं। वो एक हेडलाइन सेंसेशनल है कि राजू श्रीवास्तव जी जिम में गए या सो एंड सो सिद्धार्थ एक्टर थे। ये लोग सेलिब्रिटीज हैं। जब इनको अचानक सडन कार्डिक डेथ होता है तो वो हेडलाइंस बन जाती है, खास करके अगर वो जिम में हो। तो दिस इज नॉट फेयर टू से। लेकिन कुछ प्रिकॉशन जरूर होते हैं जिम्नेजियम के, जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए कि
बाकी जो लाइफस्टाइल्स है कि आप 20 सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद आप पूरे दिन का काम करके स्ट्रेस के बाद आप जिम में गए और उसमें सडनली आप बिना प्रॉपर वार्म अप के आपने हैवी एक्सरसाइजेस या वेट्स शुरू कर दिए, तो दैट इज हार्मफुल। एक बैलेंस तरीके से जिम जिम जब ज्वाइन किया जाता है, एक मेडिकल चेकअप होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मेडिकल चेकअप होता है जिसमें कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर एक्सेट्रा, ये सब चीजें देखी जाती हैं, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, और आई एम श्योर आप अवेयर होंगे। तो ये सब चीजें चेकअप करके एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्सरसाइज की जाती है। जिम और स्पोर्ट्स में सडन डेथ्स हमेशा से होती आई है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सेंसेशनलाइज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिम की वजह से नुकसान होता है और जिम नहीं करना चाहिए। दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर हेल्थ, बट विद एडिक्वेट प्रिकॉशंस एंड प्लानिंग। जैसे सर आपने सही बोला, बहुत लोग क्या करते हैं कि ड्रिंक कर लिया जिम चले गए, या बहुत ज़्यादा नशा कर लिया जिम चले गए, तो आई थिंक उस समय हार्ट रेट ऑलरेडी बढ़ी रहती है, राइट, और वो इम्पैक्ट कर सकती है। वेरी राइट। एड्रेनलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, आपका निकोटीन लेवल्स हैं, अल्कोहल लेवल्स हैं, आप ठीक से सोए नहीं हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, ये सब चीजों में हैवी जिमिंग नुकसान कर सकती है। तो जिम हुआ, चाहे योगा हुआ, चाहे स्विमिंग हुआ, चाहे आपकी साइकिलिंग हुई, exercise is a positive thing for the body. The mind also has to be in synchrony with the body जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए डेफिनेटली मैं इसमें बोलूंगा कि जिम इज नॉट एट ऑल नेगेटिव। ये आजकल काफी फैल गया लोगों में, ये मिथ है और इसको एकदम दिमाग से निकाल देना चाहिए। सर एक और इसी में एक मिथ है, फैक्ट है, पता नहीं है, लेकिन लेडीज को हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं क्या लड़कों के कंपैरिजन में? क्योंकि ज्यादातर केसेस हम लड़कों के सुनते हैं। वेरी ट्रू मानवेंद्र, ये सच है, ये मिथ्या नहीं है। लेडीज जो प्री मीनोपॉजल होती है, मीनोपॉज जो फेज होता है, उससे पहले लेडीज के हार्ट अटैक के चांसेस 3 गुना कम होते हैं। शायद ये नेचर का एक तरीका है टू प्रिजर्व अ लेडी, बिकॉज लेडी फॉर नेचर, फॉर प्रोक्रिएशन, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर द स्पीशीज सर्वाइवल, a lady is more important. That's what the nature feels. So accordingly, मेल्स के चांसेस हार्ट अटैक के 3 गुना ज्यादा होते हैं, जहां की लेडी प्री मीनोपॉजल है। लेकिन एक बार लेडी का मीनोपॉज हो जाता है 45-50 ईयर्स के आसपास जब भी होता है, तो मीनोपॉज के बाद लेडीज और जेंट्स का हार्ट अटैक का इंसिडेंस बराबर हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेडीज को भी पता होना चाहिए कि ये प्रोटेक्शन जो है नेचर का, दिस प्री मीनोपॉजल, और दे शुड बी वेरी वेरी अलर्ट एंड अवेयर, क्योंकि उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये सारे रिस्क फैक्टर्स मीनोपॉज के बाद हार्ट की बीमारी कॉज करते हैं। सर जैसे हार्ट अटैक के टाइम पे लोग बोलते हैं कि डिस्पिरिन रखनी चाहिए, या कुछ इस तरीके की मेडिसिन की किट आजकल बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं लोग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हर लोग अपने घर में अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को कुछ दवाइयाँ अपने साथ रखने को आप सजेस्ट करिए कि जब भी कुछ इस तरीके की कुछ फीलिंग आए या आए तो आप उसको ले लीजिए, जिससे कि उसका इम्पैक्ट कम पड़ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये तुमने ब्रिंग आउट किया है। हार्ट अटैक जब सस्पेक्टेड हो, जैसे हमने डिस्कस किया, सिवियर पेन, स्वेटिंग, गिडनेस, ये सब हैं, या रिस्क फैक्टर्स हैं, मिडिल एजड आदमी हैं, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, तंबाकू है, या नोन केस हैं हार्ट के, तो ऐसे में अगर चेस्ट पेन होता है तो इमरजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनफैक्ट आजकल किट्स आती है, अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्प्रिन टैबलेट 300 मिलीग्राम्स की। एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये सब जो होते हैं सेम चीज है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन टैबलेट 300 मिलीग्राम्स की, उसको चबाना होता है, उसको पानी के साथ नहीं पीना है, उसको चबाना है, सो दैट वो मुंह में ही डिसॉल्व होके एब्जॉर्ब हो जाए, उसको हम बकल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इंस्टेंटली वो ब्लड में जाएगा, इट्स अ ब्लड थिनर, और हार्ट अटैक की सिवियरिटी को काफी सिग्निफिकेंटली ये कम करता है। आजकल एक किट आती है जो कि कॉम्बिनेशन है 3 टैबलेट्स का, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और एटोरवास्टैटिन। तो ये भी कॉम्बिनेशन स्टैट एक लोडिंग डोज माना जाता है, तो वो भी अच्छा रहता है। लोग अगर तीनों टैबलेट्स का रखें तो बहुत ही अच्छा है, बट एटलीस्ट एस्प्रिन टैबलेट, दैट इटसेल्फ इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। अगर पेशेंट ऐसे खा के आता है तो उसके रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। सर जैसे हार्ट अटैक कैसे है, मतलब देखिए मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि सर आप इस सब्जेक्ट के बिल्कुल, आपको बहुत सारे आपने पेशेंट देखे होंगे, चीज़ें देखी होंगी, बट हम लोगों के लिए ना कभी कभी बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि यार वो बंदे को तो हम जानते थे,
फिट था भाई, नशा भी नहीं करता था, ये भी नहीं, अचानक से हो गया, क्यों हो गया? तो सर थोड़ा ये बताइए कि जैसे एक बार मैं आपको इस पे एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक मेरे जानने वाले थे, ऐसे ही वो पास अवे हो गए थे, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बट जब चीज़ें बताई गई कि यार उनको क्या पता पहले कभी एक माइन्यूट हार्ट अटैक आया होगा, उन्हें पता नहीं चला या लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि क्या वो फाइनल एक ही हार्ट अटैक में कोई इंसान गुज़र सकता है कि मतलब देयर इज़ अ सिस्टम कि यार आपको पहले कभी ना कभी थोड़ा-सा पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है, आप देखो इसको डॉक्टर के पास जाओ, कुछ इस तरीके की चीज़ बताइए सर? ओके मैम, तो ये नाउ लेट मी समराइज, कुछ एक तरीके से मैं समझाता हूँ इसको। हार्ट अटैक का जो डर सोसाइटी में फैला हुआ है, हमें ये समझना ये है कि फर्स्टली हार्ट अटैक के चांसेस किसको ज्यादा हैं। पहली बात ये, वील कम टू कि बिना रिस्क फैक्टर के भी होता है। पहले हम समझें कि किसके चांसेस ज्यादा हैं। दैट इज 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा दैट इज ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग ऑब्लिक टोबैको इन एनी फॉर्म। ये नहीं कि मैं तंबाकू खाता हूँ या मैं सुरती खाता हूँ या मैं गुलमंजन खाता हूँ या मैं सिगार पीता हूँ। दे आर ऑल इक्वल एज फार एज द रिस्क टू हार्ट अटैक इज कंसर्न। सो ये 5 हो गए मेजर रिस्क फैक्टर्स। कुछ माइनर रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक फैमिली हिस्ट्री, मेल सेक्स, प्रोग्रेसिव एज अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, फिजिकल इनएक्टिविटी, हम इस पे और चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज ना करना, अनहेल्दी डाइट लेना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्ट्रेस भी होती है, कुछ दवाइयां भी होती हैं जिससे ये हो सकता है प्रॉब्लम। तो ये सारे होते हैं रिस्क फैक्टर्स। जिनमें रिस्क फैक्टर्स हो उनको ज्यादा सचेत होना चाहिए। अब आते हैं बिना रिस्क फैक्टर्स के। जो सो कॉल्ड बिना रिस्क फैक्टर्स के होते हैं उनमें भी हार्ट अटैक का रिस्क तो रहता ही है। जिनमें हाई रिस्क है, अब आप गाड़ी 100 पे चला रहे हैं किसी बिजी हाईवे पे, आपके चांसेस एक्सीडेंट के ज्यादा होंगे। अगर आप 30-40 पे चला रहे हैं तो रिस्क कम होगा, बट थोड़ा बहुत तो रिस्क होगा ना। 100% तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। सो हार्ट अटैक एट टाइम्स इवन विदाउट रिस्क फैक्टर्स कैन बी ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सीडेंट। क्योंकि हम सब में एक यहाँ पे एक फैक्ट बोलता हूं मैं। माँ के पेट में जब बच्चा होता है, छोटे छोटे ब्लॉकेजेस, फैटी स्ट्रीक्स बनना तब से शुरू हो जाते हैं हमारी हार्ट की आर्टरीज, पूरी बॉडी की आर्टरीज। तो पैदा होने से पहले, सो जब 20-25 के पहुंचे तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और यस, बैक टू दैट सेम फैक्ट कि जब रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होंगे चांसेस ज्यादा होंगे, बट बिना रिस्क फैक्टर्स के भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए हम इंसिस्ट करते हैं ऑन रेगुलर मेडिकल हेल्थ चेकअप्स विच वी कैन कम टू लेटर। सर एक चीज़ ये बताइए कि क्या नॉर्मल हार्ट रेट होनी चाहिए इंसान की? एक ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, एक ड्यूरिंग नॉर्मल जब अभी आप और हम बात कर रहे हैं। जब इंसान रेस्ट पे होता है तो रेस्टिंग हार्ट रेट इज सपोज टू बी 60 to 80 पर। ठीक है, इसमें एक बॉल पार्क फिगर्स हैं, लेस देन 40, मोर देन 160 के चांसेस एबनॉर्मल हार्ट के ज्यादा है ना। हार्ट रेट अगर 40 से कम है या 160 के ऊपर है तो प्रोबेबली कुछ गड़बड़ है। लेकिन कुछ हाईली ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं, बियॉन बॉग, लेजेंडरी टेनिस प्लेयर, his average pulse rate was 38. बोरिस बेकर, अगेन अ लेजेंडरी प्लेयर, हार्ट रेट एवरेज 36। लेकिन ये एक्सट्रीम प्लेयर्स और एक्सट्रीम एथलीट्स हैं। एवरेज इंसान का रेस्टिंग हार्ट रेट 60 to 80 पर मिनट। और एक्सरसाइज करने पे हमारा हार्ट रेट कैन गो टू 120, 130, 150, 170 डिपेंडिंग ऑन आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। सर जैसे आपने बोला कि एक्सट्रीम एथलीट हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं, तो अगर किसी एथलीट का, क्योंकि मैं भी एक ऐसे एथलीट को जानता हूँ कि जिसका 95-100 रेस्टिंग हार्ट रेट रहता है, इज़ वेरी गुड क्रिकेटर, आज की डेट में आईपीएल में भी खेलते हैं। तो मुझे ये आपसे जानना है कि क्या अच्छी हार्ट रेट या फिर इस तरीके की हार्ट रेट होना उनको गेम में भी हेल्प करती होगी? मतलब ऐसा क्या क्या चीज़ है, क्या कारण है कि क्योंकि मतलब ही इज़ ए फास्ट बॉलर एंड ही बॉल्स मोर देन 145, मतलब वो अलग बॉलर है, बहुत तेज़ डालता है। बट वो एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो वूप नया-नया आया था, तो ही वाज़ चेकिंग कि यार मैंने कहा 95 तो नहीं होनी चाहिए रेस्टिंग हार्ट रेट। बट क्योंकि अभी आपने बोला ना कि एक्सट्रीम, तो मुझे वो कनेक्ट हुआ। तो इससे क्या मतलब होता है कि क्रिकेटर या फिर एज़ ए प्लेयर, एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन उनको बहुत फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का? डेफिनेटली जब हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता है तो उतनी उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हार्ट इतना स्ट्रांग है कि जो नॉर्मल रेस्टिंग बॉडी की ब्लड रिक्वायरमेंट है वो 40 से 50 बार पंप करने पे 1 मिनट में वो बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है।
दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। वही एवरेज आदमी को 60 to 80 to 90 बीट्स पर मिनट लगता है टू मेक अप रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। सो दिस जस्ट शोज कि उनकी रेस्टिंग रिक्वायरमेंट को वो 40 बार बीट करके ही हार्ट कंप्लीट कर लेता है। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। उसी हार्ट को अगर हम एक्सरसाइज में डालेंगे तो वो उसका आउटपुट बेटर होता चला जाएगा और वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनका स्टैमिना ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो मैं एग्जांपल दे रहा था द लेजेंडरी बियॉन बॉग, उनका एक बार टेस्टिंग किया गया, उनका स्टैमिना टेस्ट कर रहे थे, रात भर वो ट्रेडमिल पे भागते रहे। He didn't stop. He kept running on the treadmill for 7 hours overnight. So that is the kind of stamina these extreme athletes can have. जेनेटिकली थोड़ा सा रहता है। Yeah. सर अभी आपने एक चीज बोला कि मेल सेक्स से भी हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, तो क्या इंटीमेसी सेक्स ये भी कारण है हार्ट अटैक के? इंटीमेसी देखो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो उसमें चांसेस बढ़ते हैं हार्ट अटैक के। अगर खास करके आप एक्सट्रीम रनिंग कर रहे हैं, आपको आदत नहीं है, आपने सुना होगा फुटबॉल फील्ड पे या किसी स्पोर्ट में, स्पेशली एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, सडन कार्डियक डेथ के चांसेस होते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी एड्रेनलिन लेवल्स बढ़ते हैं, हार्ट बीट बढ़ती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं, खास करके जिन लोगों में कार्डियक रिस्क फैक्टर्स जो मैंने समझाए थे, अगर कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनके चांसेस होते हैं। तो उसको प्लान किया जाता है, उसको समझना है कि कितना रिस्क है, कैसा है। सर थोड़ा ईसीजी टेस्ट के बारे में समझाइए कि कैसे ये हेल्प करती है कि आप अपनी हार्ट की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। एंड देर आर आज की डेट में बहुत सारे गैजेट्स भी आ गए हैं, वॉचेस भी आ गई हैं जो ईसीजी टेस्ट आपको देती हैं, तो वो कितनी ऑथेंटिक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। श्योर। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या करते हैं, हम कुछ लीड्स चेस्ट में लगाते हैं जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हमारा हार्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, गॉड इज ग्रेट किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, देयर इज अ जनरेटर इन द हार्ट, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, देयर इज अ ट्रांसफार्मर एंड देयर आर केबल्स, जिससे कि हार्ट में हमारे पूरा सर्किट से करंट पैदा होता है और करंट ट्रैवल करता है एंड हमारा हार्ट बीट करता है 60 to 80 टाइम्स पर मिनट एवरेज। तो ये जो सर्किट है, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसको हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कैच करता है, हम मेजर करते हैं और उसकी एक्टिविटी हम देखते हैं। उसमें 12 लीड्स होती हैं, डिफरेंट एंगल से हम हार्ट को देखते हैं और वो ईसीजी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हमें टेक्निकली समझना होता है और उसमें हम बहुत सी बीमारियां पिकअप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल, सस्ता एंड रीजनेबली एक्यूरेट टेस्ट है। इसके बहुत बहुत फायदे हैं, बहुत एप्लीकेशंस हैं। इट्स एन अमेजिंग इन्वेंशन। और आजकल सर जो वॉचेस या गैजेट्स आ रहे हैं ईसीजी टेस्ट के लिए, वो कितने रिलायबल है? राइट। तो मानवेंद्र, वो भी एक अच्छा साइंटिफिक डेवलपमेंट है। इलेक्ट्रिकल सेंसर्स होते हैं, पल्स सेंसर्स होते हैं, बहुत अच्छे उसमें सेंसर्स होते हैं। एप्पल वॉच है या सैमसंग वॉच है, ये सब जो है बहुत एडवांसमेंट्स आ रही हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस हैं। उनको स्टैंडर्ड ईसीजी से हम नहीं कंपेयर कर सकते। स्टैंडर्ड ईसीजी इज अ प्रॉपर टेक्निकल थिंग। ये एक रैंडम स्क्रीनिंग जरूर है। इसका फायदा सबसे ज्यादा आता है, एक बीमारी होती है एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स, जैसे हार्ट बीट इरेगुलर होती है। कोई पेशेंट बोलता है मेरी हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है या मेरा हार्ट बीट बहुत तेज है, तो हम एप्पल वॉच में वो देख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल वॉच जो है उसमें हम देख सकते हैं। तो उसका उतना फायदा तो है। फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है, हार्ट बीट कितना जा रहा है, कितना आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके हिसाब से ये सब फायदे बहुत हैं ये स्मार्ट वॉचेस के। लेकिन इट्स नॉट रियली अ डायग्नोस्टिक टूल, it's a nice screening tool, it's a good tool to be aware, अवेयरनेस टूल है कि हार्ट रेट इरेगुलर तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है। कुछ स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी हम अगर स्मार्ट वॉच एडवाइस करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में तो नहीं जा रहा है। लेकिन फाइनली हमें कुछ टेक्निकल टेस्ट पे रिलाई करना पड़ता है, लाइक इन ईसीजी और एन इकोकार्डियोग्राम और ओल्टर स्टडी, दे आर मच मच मोर एक्यूरेट। इवन सर इसमें ये भी होता है कि डिफरेंट गैजेट्स में थोड़ा डेटा भी अलग होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। वेरी राइट। सो देखो, अच्छा स्क्रीनिंग टूल है, इट्स अ गुड टूल, अवेयरनेस बढ़ती है, लोग ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं
मैंने बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे हैं, हार्ट अटैक या फिर हार्ट पेशेंट्स, जिनको कि बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका से मेरे लिए ये लाया, आजकल तो इंडिया में सब मिलता है। तो वो स्मार्ट वॉच पहन के फिर वो ट्रैक करते हैं कि मैं 7000 स्टेप्स चल रहा हूँ, मेरा हार्ट बीट इतना गया, है ना? ये सब चीजें देखी। कभी कभी आके कहते हैं मेरा इसमें तो एट्रियल फिब्रिलेशन दिखा रहा था, हो सकता है वो थी, हो सकता है नहीं थी, वो हम चेक कर लेते हैं। वी कैन मेक आउट सीइंग द ईसीजी। तो इट्स अ गुड स्क्रीनिंग टूल एंड गुड अवेयरनेस, गुड इंसेंटिव। पेशेंट्स को इंसेंटिव मिलता है, एक खिलौना है जिससे अवेयरनेस बढ़ती है और फायदा होता सर अभी कुछ ऐसे फूड्स बताइए जो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए हार्ट हेल्थ के लिए। है। ओके, फूड्स में, इनफैक्ट फूड्स में ही मैं टोबैको सबसे पहले इंक्लूड कर लूंगा। सो हार्ट हेल्दी, जहां हार्ट हेल्थ के लिए फर्स्ट थिंग विल बी टोबैको, नो टोबैको। सेकंड, फास्ट फूड्स। इतनी कंट्रोवर्सीज अभी रिसेंटली आया कर्नाटका में, फूड क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ, आई विल नॉट नेम थिंग्स, बट उसमें फूड इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम्स देखे। सो फास्ट फूड्स जो हैं, the kind of oil that is used, the kind of basic material that is used cannot be that healthy. तो उसको मैं सिंप्लीफाई अगर करूं तो नथिंग लाइक होम कुक्ड फूड। पूरी दुनिया में द बेस्ट फूड इज होम कुक्ड फूड। उसकी हेल्थ अलग होती है, उसका मटेरियल अलग है, उसकी वाइब अलग है, उसका प्यार अलग है, उसका हेल्थ बेनिफिट्स आर फार फार मोर। हैविंग सेड दैट, आप ऑफिस स्पेस में हैं, आप बाहर जाते हैं, पूरा टाइम आप होम फूड नहीं खा पाते हैं, तो उसमें मेक सेंसिबल चॉइसेस। हाई शुगर आइटम्स मत लीजिए, हाई ऑयल फ्राइड, डीप फ्राइड चीजें, कटलेट्स, पेस्ट्रीज, बेक्ड प्रोडक्ट्स थोड़ा अवॉइड करिए। हाई सॉल्ट चीजें अवॉइड करिए। टिन्ड एंड कैंड फूड्स जो होते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव ज्यादा, वो अनहेल्दी हो जाते हैं। पाम ऑयल, हम लोग क्या ऑयल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुकिंग मीडियम क्या यूज हुआ है। सरसों का तेल हुआ, देसी घी इज एक्सट्रीमली हेल्दी। लोग सोचते हैं देसी घी, अरे हार्ट पेशेंट है देसी, देसी घी इज एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर हार्ट। सिमिलरली कच्ची घानी सरसों का तेल या फिर ग्राउंडनट ऑयल, दीज आर हेल्दियर ऑयल्स। या ऑलिव ऑयल जिसका अवेयरनेस काफी है, सो दीज आर हेल्दियर ऑयल्स। लेकिन पाम ऑयल, सैचुरेटेड ऑयल्स, घी, दे आर एक्सट्रीमली अनहेल्दी। तो ज्यादातर हलवाई या फिर फास्ट फूड्स ये सब चीप ऑयल्स में बनते हैं, पाम ऑयल में बेसिकली। पाम ऑयल बेसिकली, और वो ऑयल्स बार बार गर्म किए जाते हैं, सो दे आर एक्सट्रीमली हेल्दी। तो सिंपल बर्गर या सिंपल कटलेट या सिंपल सैंडविच which has been fried in unhealthy oil becomes poison. सर आपकी ना इस बात से मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि एक बार ठेले वाले जो हैं वो 5 स्टार होटल्स में जाते हैं और वहाँ पे जो फ्राइड तेल बच जाता है वो परचेस करते हैं और फिर वो तेल वो अपने आप पे यूज करते हैं, प्लस फिर वो तेल भी फेंकते नहीं है जैसे उनका शाम का हुआ। मतलब नॉट ऑल द आउटलेट्स बट मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग दिस। वो उस तेल को भी थ्रो नहीं करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, नेक्स्ट डे फिर वही यूज करते हैं। Absolutely true. What you're saying is correct. तो इसमें थोड़ा सा हम लोग की वीकनेस है, ये चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड में कम होती जा रही हैं बिकॉज बहुत स्ट्रिक्टनेस है। इंस्पेक्शंस एंड फाइन्स आर वेरी वेरी हाई इफ यू गो टू सम कंट्रीज इन द वेस्ट। वो चीज हमें लानी है, वो स्टैंडर्ड्स, फूड स्टैंडर्ड्स, चाहे वो प्रेजर्वेटिव्स हों, छोटी से छोटी चीज जो हमारे पास आती है, पैकेज आती है, या फिर ये ठेलों पे या छोटी दुकानों में या ढाबों पे या फास्ट फूड जॉइंट्स में जिस तरह का खाना मिलता है, उसका चेकिंग और उसका क्वालिटी कंट्रोल हम लोग का, देयर इज अ लॉट टू बी डिजायर्ड। सर पाम ऑयल कितना डेंजरस है, क्योंकि आपने ये बोला तो बड़ी बड़ी ब्रांड भी जो नमकीन्स हो गए, जो भी चीजें हो गई, सब पाम ऑयल में मिल रही हैं। वो यहाँ पे हमारे यहाँ मिल रही है। This is banned in the United States or Europe. You'll not get any of these snacks in palm oil. सारा का सारा कंजम्पशन साउथ एशिया एंड इन एरियाज में हो रहा है। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे कॉर्नरी हार्ट एंड डायबिटीज कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहे हैं। हम लोग की डूबियस डिस्टिंक्शन, साउथ एशियन पॉपुलेशन जो है, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दीज एरियाज, हमारा मैक्सिमम डायबिटीज परसेंटेज हो गई है, मैक्सिमम हार्ट अटैक परसेंटेज है। सो दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, जिसमें कि लाइफस्टाइल के अलावा डाइट एंड फूड इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसीलिए आजकल कुछ ब्रांड्स भी आई हैं जो शायद ग्राउंड नट ऑयल और इन सब चीज़ों में दे रही है। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे ऑलिव ऑयल आजकल एक ट्रेंड है, थोड़ा महंगा आता है,
बट देन देर आर लोग जो वो बोलते हैं कि भाई ग्राउंडनट ऑयल से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, सरसों का तेल बेस्ट है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो लोग घर पे ही उसको पिराते भी थे, फिर उसको यूज़ करते थे। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि हार्ट हेल्थ के हिसाब से, बॉडी के हेल्थ के हिसाब से ऑलिव ऑयल वर्सेस अगर हम मस्टर्ड ऑयल को कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस है? मानवेंद्र, बिफोर आई कम टू द आंसर, आई विल टेल यू वन एनेक्डोट। मेरे एक बहुत बहुत इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे और सीनियर डॉक्टर थे वो, नॉट मेडिकल डॉक्टर, ही वाज अ साइंटिस्ट। तो बहुत ही वाइज थे। उन्होंने एक बार मुझे बताया था, वे बैक, आई रिमेंबर आई वाज अ यंग डॉक्टर, ही सेड इफ गॉड वांटेड इंडियंस टू हैव ऑलिव ऑयल, ही वुड हैव ग्रोन ऑलिव्स इन इंडिया। यू अंडरस्टैंड? सो ये एक मैं ऑलिव ऑयल के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट ये एक फैट बन गया है कि वेस्ट में नॉलेज आई कि ऑलिव ऑयल इज हार्ट हेल्दी, तो हम लोग सब भाग रहे हैं ऑलिव ऑयल के पीछे। सो ऑलिव ऑयल इज गुड, बट नॉट फॉर इंडियन कुकिंग, नॉट फॉर ऑल आर डीप फ्राइड थिंग्स जो हम लोग खाते हैं। तो हमारी कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल इज ओके फॉर सैलेड्स, लाइट फ्राइंग, क्योंकि उसका एक किंडलिंग टेम्परेचर, वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा मैं, हर ऑयल का एक किंडलिंग टेम्परेचर होता है, एक ऑक्सीडेशन टेम्परेचर होता है। सो ऑलिव ऑयल इज ओके फॉर वेरी लाइट सैलेड्स एंड लाइट कुकिंग। अदरवाइज तुमने जो कहा, कच्ची घानी सरसों का तेल, देसी घी, ग्राउंडनट ऑयल, सफोला ऑयल, दीज आर मच बेटर। बटर इज हेल्दी सर? Butter, again, butter is healthy in certain limit. It is a healthy natural product, no doubts. सर अब एक और चीज़ है, जैसे हम इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं कि नशा करना बेकार है, नहीं करना चाहिए, अनहेल्दी है, बट क्योंकि आज की जनरेशन करती है तो हम इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सर अगर मैं आपसे पूछूं विस्की, बियर, वाइन, वोडका, जो भी और भी रम आती है, इन सब में से अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन बताइए जो बेटर हो, क्योंकि देर इज ऑल्सो दिस मिथ कि यार वाइन जो है, मतलब मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है, अरे हम तो वाइन पीते हैं, वाइन तो हेल्दी होती है। कोई बोलता है नहीं नहीं, रम जो होती है वो ठंड में पियो। Right. तो बेटर क्या है सर? पहली बात तो ये कि एज अ डॉक्टर आई विल, वी डोंट रेकमेंड कि अल्कोहल इज हेल्दी फॉर द हार्ट तो शराब पियो। नो, इट इज नॉट recommended medically, number one. Number two, I am a doctor, I also drink, but I drink socially. तो थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग, थोड़ा बहुत अल्कोहल, एंटरटेनमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दैट ऑल्सो इज इन अ वे इज अ डी स्ट्रेसर। यू हैव टू गो थ्रू लाइफ, तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो थोड़ा बहुत अल्कोहल लेना सोशली, वंस अ वीक, वंस इन 10 days इज ओके। उसकी क्वांटिटी लिमिट में रखनी चाहिए। एंड अमंग द अल्कोहल्स इफ यू कंपेयर, बहुत कम डिफरेंस है, उसको ब्लो अप ज्यादा किया गया है, लेकिन डेफिनेटली रेड वाइन इज स्लाइटली हेल्दियर। रेड वाइन हुआ या जिन हुआ, दे आर मोर हार्ट हेल्दी कंपेयर टू विस्की एंड रम, बट माइनर डिफरेंस। तो आपका ये कहना है कि मतलब वाइन इज स्टिल बेटर देन, अगर हम कंपेयर करें Yes. चीज़ों। ठीक है सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, पर ऐसा बोला जाता है कि हार्ट से पूरे बॉडी का हमारी सारी चीज़ें रहती हैं। तो हार्ट की बीमारी इंसान के ऊपर क्या क्या चीज़ें और बॉडी में चेंज कर सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर सकती है? ओके मानवेंद्र, हार्ट जैसा तुमने कहा, इट्स द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी एंड न्यूट्रिशन टू द होल बॉडी, जी है सर। ना? तो जब हार्ट बीमार होता है, सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। खास करके जब सपोज किसी को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट का पंपिंग कम हो रहा है, हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो उससे किडनीज, लंग्स, अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सब के सब इफेक्ट होने लगते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन सारे ऑर्गन्स के साथ है, लेकिन जो ऑब्वियस डैमेज ज्यादा दिखता है, वो दिखता है किडनी के ऊपर, सबसे ज्यादा डिफेक्ट दिखता है, और बाकी बॉडी की आर्टरीज के ऊपर। सो मैक्सिमम कार्डियोरीनल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, कि जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, मैक्सिमम असर किडनी के ऊपर। सर ये स्टेरॉइड्स जो आजकल जिम में लोग यूज़ करते हैं या सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं बहुत लोग, तो ये भी बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए मतलब हार्मफुल होते हैं कि यार, ऐसा ही लोग बोलते हैं कि नहीं, सेलिब्रिटीज़ जो करते हैं डॉक्टर के गाइडेंस में करते हैं, तरीके से करते हैं। देन अभी जैसे हमारा एक सर से पॉडकास्ट हुआ था, डॉक्टर वेद सर थे, तो ही इज़ अ सेक्सोलॉजिस्ट आई थिंक, तो उन्होंने बताया कि टीआरटी भी एक चीज़ होती है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो लोग करते हैं, वो भी स्टेरॉइड ही है काइंड ऑफ, अपने बॉडी में ले रहे हो। तो थोड़ा सा समझाइए कि क्या ये स्टेरॉइड जो हैं ये बिल्कुल जानलेवा है हमारी बॉडी के लिए? स्टेरॉइड्स, मानवेंद्र, इज अ डबल एजेड सोर्ड। बहुत फायदे भी हैं उसके, बहुत नुकसान भी है। इट कैन बी वेरी डेंजरस। इन एन एवरेज नॉर्मल हेल्दी पर्सन,
आई विल नॉट एडवोकेट स्टीरॉइड्स। ये बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टीरॉइड्स लेना बैंड भी है और अनहेल्दी भी है, इसमें कोई शक नहीं। देखने में मसल बिल्डिंग हो जाएगी, लुक्स अच्छे लगेंगे, टेम्पररी फायदे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही नुकसान, बहुत हानिकारक है, क्योंकि बोन्स पतली होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, डायबिटीज ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस ज्यादा हो जाता है, बहुत से नुकसान, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो स्टीरॉइड्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। लेकिन स्टीरॉइड्स के बहुत से मेडिकल यूजेस भी है। एज आई सेड, इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड। सो उसके कुछ फायदे भी हैं। इट कैन बी लाइफ सेविंग। हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में कुछ पेशेंट्स आते हैं विद सिवियर सेप्सिस, शॉक, कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग होती है, पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है। स्टीरॉइड्स कैन बी लाइफ सेविंग। कई मेडिकल कंडीशंस में, जैसा तुमने बताया कि टेस्टोस्टेरोन देने की जरूरत पड़ी, या फिर कुछ रिमेटोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं, कई डिजीजेस में स्टीरॉइड्स कैन बी लाइफ सेविंग। बट इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन और बॉडी बिल्डिंग, आई विल से अ बिग नो टू स्टीरॉइड्स। सर अब जैसे हार्ट में चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमने कुछ टर्म सुने थे कि स्टंट डला, एक हमने सुना बाईपास सर्जरी होता है, तो सर थोड़ा इन सब के बारे में बताइए। तुमने जो पूछा स्टेंट्स और बाईपास के बारे में, जब किसी आर्टरी में हार्ट की ब्लॉकेज होता है, तो अगर मेजर आर्टरी में, हार्ट की 3 या 4 मेजर आर्टरीज होती हैं, उसमें अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉक यानी 70% या उससे ज्यादा हो, तो वो दवाई से नहीं खुलता है। ये एक अलग डिस्कशन है कि सब में स्टेंट डलना चाहिए या सब में बाईपास होना चाहिए, सब में दवाई देनी चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन 70% से ज्यादा अगर किसी मेजर आर्टरी में हार्ट की ब्लॉकेज हो, तो वो सिर्फ मैकेनिकली खोला जा सकता है। मैकेनिकली कैसे खोला जाता है? या तो स्टेंट लगता है, स्टेंट से वो खुल जाता है, या फिर बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। जब मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तीनों आर्टरीज में ब्लॉक्स हैं, लंबे लंबे ब्लॉक्स हैं, बहुत कैल्शियम है, या सीटीओ बोलते हैं हम, 100% ब्लॉक्स हैं, 200% ब्लॉक्स हैं, कुछ और इंडिकेशंस होते हैं जब हार्ट का पंपिंग बहुत कम हो, डायबिटिक हो, ऐसे में लॉन्ग टर्म बेनिफिट बाईपास सर्जरी का ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में, हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स या ब्लॉकेजेस में, एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। हाँ, ये जरूर है कि मेरे प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के बोलते थे कि दिस इज अ मैकेनिकल सोल्यूशन टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये समझिएगा। सो दिस इज अ मैकेनिकल सोल्यूशन टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, चाहे वो स्टेंट हो, चाहे बाईपास हो। सो कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन है। बट आई गेस मे बी योर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन विल इन्वेंट द आइडियल ट्रीटमेंट। एज ऑफ नाउ, बाईपास एंड स्टेंटिंग इज द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। एंड ये जो बहुत मिथ घूम रहा है लोगों का कि स्टेंट नुकसान करता है, बाईपास सर्जरी कर दिया। अभी मैं कल ही सुन रहा था, एक वीडियो किसी दोस्त ने भेजा, डॉक्टर हैं वो लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो एक वीडियो उन्होंने देखा, उसमें था कि बाईपास सर्जरी का फायदा इसलिए होता है क्योंकि जहां बाईपास होता है वहां वो हिस्सा मर जाता है। आई मीन दैट इज फुलिश। लेट्स बी एजुकेटेड। स्टेंट्स एंड बाईपास सर्जरी आर नॉट आइडियल ट्रीटमेंट। मे बी 20 साल बाद मच बेटर ट्रीटमेंट्स आ जाएं, बट आज की तारीख में enough data is there, enough statistics is there, जिससे कि ये क्लियरली लाइफ सेविंग है। तो लेट अस नॉट, ये डर दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अरे स्टेंट पड़ जाएगा। स्टेंट पड़ना ऑफ कोर्स बीमारी है इसलिए पड़ा, लेकिन बीमारी का इलाज और क्या है? कोई और विकल्प नहीं है। तो आज की तारीख में दैट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दैट वी हैव। सो लेट्स नॉट हैव एनी फोबिया टुवर्ड्स दिस। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि there are so many situations, especially heart attack situation में stents are life saving, angioplasty is life saving। खास करके हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जो कि हार्ट अटैक जो हो रहा है पेशेंट को, इमरजेंसी में आता है और हम विद इन फ्यू मिनट्स वो करते हैं। सो दैट इज लाइफ सेविंग। तो ये मिथ हट जाना चाहिए। सर अभी हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई अभी कि बहुत बार ना लोगों को एसिडिटी पेन भी होता है और देर इज़ दिस हार्ट अटैक का पेन भी, पर वो कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हुआ। मतलब एक्चुअली मैं आपको अपनी बताऊं, हम लोग भी जैसे नॉर्मल आजकल इतना एजुकेट हो गए हैं कि इतनी रीलें देख ली हैं। अब जैसे इस पॉडकास्ट को मैं आज खुद कर रहा हूँ तो इसके बाद अब और जागरूक हो गए हैं। हल्का सा भी दर्द हुआ लगेगा, हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। तो ये डिफरेंस कैसे पता करें कि यार, क्योंकि एसिडिटी पेन भी होता है लोगों को,
हम इंडिया में हैं, खा पी रहे हैं, शादी वादी में जाते हैं, करते हैं, तो इसको डिफरेंस कैसे करें? ये बहुत अच्छा सवाल है मानविंद, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिचुएशन होती है। मैं ये भी कहूँगा कि कभी-कभी तो एसिडिटी या सिवियर हार्ट बर्न एंड हार्ट अटैक में डिफरेंशिएट करना नामुमकिन हो जाता है। सो हम लोग पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो वी हैव टू अर्न ऑन द पॉजिटिव साइड, हमें हमारा रिएक्शन प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन फिर भी अब मैं सिचुएशन पे आऊँगा, कोई 18-20 साल का है, यंग बंदा है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हेवी खाना खाया जैसे तुमने बताया, और उसके बाद एसिडिटी हो रही है, चांसेस ये हैं कि वो एसिडिटी है। लेकिन वही सिचुएशन किसी 45 साल के आदमी में, हु हैज़ डायबिटीज़, हु हैज़ ब्लड प्रेशर, एंड उसको परसिस्टेंट एसिडिटी, हार्टबर्न हो रहा है और आधे घंटे से ज़्यादा हो रहा है, और उसको डाइजीन जेल या इनोसॉल्ट या किसी चीज़ देसी इलाज से या पैंटोसिड से फ़ायदा नहीं हो रहा है, ही शुड रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। बिकॉज़ कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी है, ट्रोपोनिन टेस्ट होता है एक, कुछ बेसिक टेस्ट से क्लियर हो जाएगा कि हार्ट अटैक है या एसिडिटी है। सर हम लोग बहुत बार ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल आता है, तो थोड़ा सा सर ये बताइए, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने जब भी चेकअप कराया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, कभी गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा जो होना चाहिए वो नहीं होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल वाले में दिक्कत होती है, तो ये कितना जरूरी है ये बिल्कुल बैलेंस में रखना, और दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो ये कि कोलेस्ट्रॉल जो है बुरी चीज़ नहीं है। ले पर्सन सोचता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब खराब। नो, कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल है जो कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लिवर बनाता है, और उसकी कोई वजह है। उसकी वजह ये है कि इट इज यूज्ड इन द सेल वॉल सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, एसेंशियल हार्मोन्स इन द बॉडी। तो उसके बहुत यूजेस हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल हेल्दी थिंग। लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, उसका मेजरमेंट्स होती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स एंड एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल इज समथिंग कॉल्ड एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो उसकी सारी मेजरमेंट्स होती है, उसके हिसाब से इलाज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब लोगों में जब हाई कोलेस्ट्रॉल हो दवाई दी जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, डायबिटीज कंट्रोल, ये सब चीजें करने के बावजूद अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो सिग्निफिकेंटली, तब दवाई दी जाती है। सर अभी आपको ना मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, और आप मुझे ये बताने की कोशिश करिएगा कि कैसे हम इस केस में क्या हुआ एक तो, और क्या ही बच सकते थे अगर जो मेडिकल ट्रीटमेंट बेसिक दिए जाते। सर जैसे ये पहली वीडियो है कि एक एस्केलेटर पे एक बंदा जो है वो चढ़ रहा है। हाँ, ये एक मिडिल एजेड स्लाइटली ओबीज हैं, थोड़े से मोटे हैं, और ट्रेडमिल पे चलते चलते ही हैज कोलैप्स्ड। जी सर। सो दिस इज मोस्ट लाइकली अ कार्डियक अरेस्ट। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि क्विकली जो आसपास कोई भी हो, ले पर्सन हो या जिम के जो ट्रेनर्स हैं, वो बेसिक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, उसकी टेक्निक्स होती हैं, तो वो इमीडिएटली करना चाहिए। उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। तो उसमें पहले कॉल आउट किया जाता है, रिस्पॉन्स देखा जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंपल सा चक्कर है और हम सीपीआर शुरू कर दें। सो पहले रिस्पॉन्स देखा जाता है। अगर अनरिस्पॉन्सिव है, उसको आपने कॉल आउट किया, उसको हिला के देखा, वो अनरिस्पॉन्सिव है, सांस नहीं ले रहा है, कोशिश करो हार्ट बीट सुनने की, हार्ट बीट नहीं है, कॉल फॉर हेल्प फर्स्ट थिंग, क्योंकि 2-3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं हम, सीपीआर, जिसमें कार्डियक मसाज और रेस्पिरेटरी सपोर्ट दी जाती है, जिसमें कार्डियक चेस्ट कंप्रेशंस दिए जाते हैं और रेस्पिरेटरी माउथ टू माउथ अगर रेस्पिरेशन। एस्पिरिन सर ले ली होती इन्होंने तो मतलब चांसेस थे एस्पिरिन डेफिनेटली चांसेस होते हैं, लेकिन रोज एस्पिरिन खा के तो आदमी जिम नहीं जाएगा। सो इसमें एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है। ये तो कार्डियक अरेस्ट हुआ है इनको, तो ही हैज टू बी रिवाइव्ड देन एंड देयर। सर एक चीज मैं आपसे पूछना भी भूल गया कि कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या सिमिलर चीज है कि थोड़ी डिफरेंट है? ये दोनों एकदम डिफरेंट है। हार्ट अटैक जैसा मैंने बताया था कि हार्ट की किसी मेजर आर्टरी में अचानक ब्लॉक हुआ, वो ब्लॉक फटा, वहां क्लॉट बना, उससे 100% ब्लॉक हो गया, और सिवियर चेस्ट पेन के साथ इमरजेंसी में पेशेंट आया। पेशेंट इज अलाइव, उसका हो सकता है बीपी भी नॉर्मल हो या थोड़ा लो हो या हाई हो, ही इज अलाइव, ही इज ब्रीदिंग, दैट इज हार्ट अटैक।
कार्डियक अरेस्ट मीन्स कि हार्ट की इफेक्टिव पंपिंग बंद हो गई। उसकी सिचुएशंस होती है तो हार्ट टोटली रुक जाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक एसिस्टोली, या फिर कुछ हार्ट बीट एबनॉर्मल होती हैं, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो ये 3 सिचुएशंस हैं, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड कार्डियक एसिस्टोली। इन तीनों सिचुएशंस में हार्ट पंप कर ही नहीं रहा है, देयर इज नो पंपिंग ऑफ द ब्लड, तो ब्लड पूरे शरीर का रुक गया, पेशेंट द पर्सन विल डाई अगर अनटिल एंड अनलेस हम विद इन मिनट्स रिस्पॉन्ड करें। जैसे आपने ये वीडियो दिखाया, इसमें पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हार्ट अटैक इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, देयर आर मेनी अदर कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। सर ये एक दूसरी वीडियो है जिसमें क्रिकेटर खेलते हुए इनको हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। राइट, तो इसमें जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा शॉट मारा, उसके बाद ही हैज बिकम अनकंफर्टेबल एंड वो बेंड हुए एंड ही इज ऑलमोस्ट फॉलिंग डाउन। तो इसके आगे क्या हुआ वो हमें पता नहीं, लेकिन अगर बेंड करके वो कोलैप्स कर गए हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो। सो फिर से ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी। हो सकता है सिर्फ ये रोल करके और चेस्ट पेन हो रहा हो इन्हें, सो दैट्स अ हार्ट अटैक। ऐसे में ऑफ कोर्स इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना है, और जैसा मैंने समझाया, या तो एक थ्रोम्बोलिटिक ड्रग होती है जिससे क्लॉट डिसॉल्व किया जाता है, या फिर आइडियली प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, मतलब इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, उस आर्टरी को खोलना है। दैट इज द आइडियल ट्रीटमेंट। सो या तो इनको हार्ट अटैक था सिर्फ, या फिर वो हार्ट अटैक प्रोग्रेस करके ये कोलैप्स कर गए, हार्ट बीट इनइफेक्टिव हो गई एंड ही इज एट रिस्क ऑफ इमीडिएट डेथ। तो उसमें सीपीआर, ये एक वीकनेस है, और हमारी सोसाइटी में हमें ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना चाहिए और हमें ट्रेन करना चाहिए जनरल पॉपुलेशन। ये सिर्फ हॉस्पिटल का काम नहीं है, डॉक्टर्स का या पैरामेडिक्स का काम नहीं है। हमारा ले पर्सन, एवरी पर्सन ऑन द क्रिकेट फील्ड और ऑन द एयरपोर्ट और इन द होटल्स और इन एनी पब्लिक प्लेस, स्कूल्स में एजुकेशन होनी चाहिए, कॉलेजेस में एजुकेशन होनी चाहिए, ले पीपल की एजुकेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, क्योंकि इससे सर्वाइवल के चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं। किसी को आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट हो, तो अगर कोई सीपीआर उसको दे दे इफेक्टिव, उससे 5 गुना उसका सर्वाइवल बढ़ जाए। अगर कुछ सीपीआर नहीं किया, ऐसे ही उठा के ले गए, ऑलमोस्ट मोर देन 90% चांसेस होंगे कि वो हॉस्पिटल में ब्रॉट इन डेड होगा, वो नहीं बचेगा। तो वो सीपीआर सबका सीखना, और बहुत सिंपल और बेसिक है, ये बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच सर, आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हमारे पास आए और बहुत इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर लास्ट में अगर आप जो भी व्यूअर्स को कुछ भी बोलना चाहें रिगार्डिंग हार्ट प्रॉब्लम्स, या लोग जो अपने दिनचर्या में जिस तरीके से जी रहे हैं को चेंज करने के लिए गाइड करना चाहें, तो सर गो अहेड। श्योर, सो आई गेस सम की टेकअवेज कि क्या क्या कर सकते हैं, खास करके यंगर जनरेशन के लिए भी, कि नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज अराउंड 25 to 30 minutes a day, 5 days a week, 5 to 6 days, 7 दिन करने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन ब्रेक ले सकते हैं। 5 days a week, 30 minutes मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, यानी कि चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, चाहे साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, योगा हो, ट्रेडमिल हो, क्रॉस ट्रेनर हो, कुछ भी करिए, रेगुलर एक्सरसाइज अप टू अराउंड 30 minutes, दैट इज नंबर 1 मंत्रा। नंबर 2 मंत्रा इज वॉच व्हाट यू ईट, खाना आप क्या खा रहे हैं, उस पर हमारा डिटेल डिस्कशन हुआ था। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू ईट। थर्ड विल बी मैनेज योर स्ट्रेस, चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो, चाहे फैमिली स्ट्रेस हो, चाहे डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसेस हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी चीज। नंबर 4 विल बी रेगुलर चेकअप्स। तो इसका भी एज होता है, जैसे 30 to 40 years ऑफ एज में एटलीस्ट एवरी 3 years रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए, जिसमें एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेल्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें बेसिक एग्जामिनेशन एंड बेसिक ब्लड टेस्ट, ईसीजी, ये सब हो जाना चाहिए। 40 to 60 years ऑफ एज, ऑल्टरनेट ईयर, एवरी ऑल्टरनेट ईयर टेस्ट होने चाहिए, चेकअप होना चाहिए, एंड 60 years प्लस में एवरी ईयर। ऑल्सो अगर आपके कोई सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपका मोटापा है, कुछ और हेल्थ इश्यूज हैं,
तो उसके हिसाब से जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस हिसाब से रेगुलर चेकअप्स होते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।